तो हमने कल पढ़ा था कि कुछ राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ साल, कुछ समय एक नज़र में पढ़े थे हमने कि कौन सी चीज़ें जो हमारे राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमने वन बाय वन पढ़ा था। उन्हीं की हम चर्चा करते हुए हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी अच्छे समझा था। अभी हम इसको एक बार और पढ़ेंगे जब हम प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे। अभी बस क्या है कि राष्ट्रवाद की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में, और इन चीज़ों का एक अलग से आंदोलन जब पढ़ेंगे तो वन बाय वन इन आंदोलन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन और विस्तार में हुआ। अभी क्या है कि हमें इनके बारे में एक जानकारी ले लेनी है, ताकि हम आगे जब पढ़े इस आंदोलन को तो हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाए कि हाँ, ये ऐसा ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ताकि वो आपके और माइंड में सेट हो जाए। तो सबसे पहला है कि जब हमारा असहयोग शुरू हुआ तो क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था असहयोग का। कुछ न कुछ कारण होगा जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया। और असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था कि महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था, उनकी एक सबसे प्रसिद्ध किताब है स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। 1909 में उन्होंने एक सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी स्वराज। तो पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि स्वराज किसने लिखी। 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी थी, और उसमें ये दर्शाया गया था कि अंग्रेज़ों ने हम पर किस तरीके से अधिकार जमाए, कैसे यहाँ पर शासन किया, क्योंकि बिना भारतीयों के सहयोग के वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अंग्रेज़ों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, जिसमें अगर जो भारतीय हैं अगर अंग्रेज के साथ छोड़ दे, यानी उनकी चीज़ों का सहयोग करना छोड़ दे, तो भारत स्वराज हो सकता है, भारत पूर्ण राष्ट्र हो सकता है, और यहाँ से उनको भागना पड़ सकता है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ सकता है। तो इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिसके बाद उसको बंद करना पड़ा। कुछ इसकी कमियां भी रही, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग अलग उद्देश्य हुआ करते हैं। तो असहयोग आंदोलन के जो खत्म होने की जो बारी है, असहयोग आंदोलन को जो शुरुआत है वो सही तो रहा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि ये जो अहिंसा के पथ पर चलने वाले महात्मा गांधी ने देखा कि कुछ लोग हिंसक हो गए हैं। तो आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक की डिस्कस कर लेते हैं। तो आंदोलन का विस्तार की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि अभी तक इस आंदोलन की तरफ केवल और केवल भारतीय ही, जिसमें हिंदुत्व ही शामिल थे, अगर उसमें मुस्लिम भी शामिल हो जाए, हिंदू और मुस्लिम, तो ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है, और हम जल्दी उस चीज़ को अंग्रेज़ों को यहाँ से हम भगा सकते हैं। उन्होंने ये सोचा। तो इसी समय एक खिलाफत मुद्दा, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि मुस्लिम भी हमारे साथ क्या हो, इस आंदोलन में शामिल हो, ताकि हमारा एक जन आंदोलन बड़ा हो। जन आंदोलन का मतलब क्या है कि लोगों का जो इकट्ठा है, लोगों हमारे साथ और अच्छे से जुड़े, ज़्यादा अधिक संख्या में जुड़े। तो उन्होंने देखा कि एक खिलाफत का मुद्दा था। खिलाफत क्या था कि एक खलीफा वर्ड से आया है, और ये तुर्की का समझ लो कि राजा या वहाँ का पूरा नेता, तो ये इस्लाम का विश्वव्यापी नेता था खलीफा। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1818 में, तो ऐसा लग रहा था कि अब तुर्की के ऊपर, क्योंकि तुर्की उस युद्ध में क्या हुआ था, हार गया था, तो तुर्की को ऐसा लग रहा था, तुर्की के लोगों को, कि अब जो हमारे खलीफा हैं, जो उनके विश्वव्यापी नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसी कुछ, क्योंकि अंग्रेजों का क्या था मेन, थोपना। तो उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं जो हम पे थोप दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा सौंप दिया जाएगा जो अधिकार जो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसके बचाव के लिए
खलीफा के बचाव के लिए दो भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, उनके खिलाफ क्या करा, एक आंदोलन चला दिया, खिलाफत आंदोलन, ताकि वो अपने खलीफा के चीज़ों को बचा सके, उनकी रक्षा कर सके। और इसी मुद्दे को महात्मा गांधी ने उठा दिया, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करना चाहते थे वो, कि हमारे आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग शामिल हो, हमारे आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग ही शामिल हो, जिससे अपना क्या होगा, जन आंदोलन बढ़ेगा। जब जन आंदोलन बढ़ेगा तो हमारा जो साथ है और लोगों का होगा। तो उन्होंने इसलिए मुद्दा उठाया था। पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा किस भारतीय ने उठाया, तो महात्मा गांधी ने उसका मुद्दा उठाया था। और खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है, देखो अभी के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, जैसे बीपीएससी है या कोई और एग्जाम है, एसएससी में भी या बिहार एसएससी में या दरोगा में भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, टीचिंग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इसके कारण क्या कौन कौन से सही हो सकते हैं, एक कारण एक है, दो है ना, एक और दो है। इस तरीके से जब सवाल पूछेंगे तो इसके लिए आपको कहानी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, अभी तक जो हम तैयारी करते आए हैं, वो कैसे करते आए हैं, भारत आज़ाद कब हुआ, डेट याद कर लिया, लेकिन अब कारण तो बहुत कम पूछकर अब उसका जो मेन निष्कर्ष है, उस कहानी के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी वो भी पूछ लिया जाता है हमसे, कभी क्रम में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। मान लीजिए आपको दे दिया खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनको क्रम से लगाइए, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ, क्योंकि अभी तक आपने जो याद किया है वो कैसे याद किया है, सिंपल वे में। लेकिन हमें ये अब टॉपिक बाय टॉपिक, ईयर बाय ईयर याद करने होंगे, तब जाकर हम कहीं भी इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर या जीएस के अंदर अपने चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ओके, तो असहयोग आंदोलन, उनकी किताब, पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक स्वराज। ओके, और इसी में उन्होंने कहा कि अगर भारतीयों को, अंग्रेजों को, अगर भारतीय लोगों को यहाँ पे स्वराज चाहिए तो अंग्रेजों को यहाँ से क्या करना होगा, भगाना होगा। और कैसे भागेंगे, जब भारतीय अंग्रेजों को क्या करेंगे, सहयोग नहीं करें किसी भी चीज़ में। जब भारतीय क्या करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, तो जब सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंग्रेज यहाँ से भागेंगे। तो इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके कारण क्या थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के, कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उस प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही आपको पता है कि जो वस्तुओं की कीमत थी वो बढ़ गई थी, कपड़ों की कीमत बढ़ गई थी, साथ ही साथ कर बढ़ गए थे, साथ ही साथ रॉलेट एक्ट पारित हो गया था, उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इन सभी कारणों से भारतीय रोष थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव शुरू किया। तो कुछ कारण थे ये। अब उस प्रस्ताव के अंदर क्या क्या रखे गए कि भाई ये प्रस्ताव है हमारे असहयोग के, हमारी मांगे क्या क्या होंगी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि भारतीयों को आज़ादी चाहिए, स्वराज चाहिए। ओके, तो उन्होंने इस मांग को रखा। जब इन्होंने इस मांग को रखा तो लोग इनके साथ शामिल हो गए। अच्छा जन आंदोलन मिला, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, जो भी भारतीय काम कर रहे थे उन्होंने उस जगह पर जाना बंद कर दिया, उन्होंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। कपड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जो महंगे कपड़े थे, यानी जो विदेशी कपड़े हुआ करते थे, विदेशी जो बाहर से जो अंग्रेज लाते थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और जो भी सरकार द्वारा उपाधियाँ दी गई थी वो सारे लौटाने शुरू कर दिए। जैसे किसी को कुछ मिला तो वो अपना उपाधि को क्या कर दिया, लौटा दिया। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत अच्छे से हुई, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि देखो असहयोग आंदोलन में उसमें एक ही, भारत में एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी। और कांग्रेस की पार्टी में दो आपके होते हैं अधिवेशन, एक सितंबर अधिवेशन 1920 और एक दिसंबर अधिवेशन 1920। सितंबर अधिवेशन में ये हुआ
कि नेताओं ने उसको स्वीकृति दे दी कि आप असहयोग आंदोलन जो हम है करेंगे। और जब स्वीकृति दे दी तो दिसंबर 1920 में उस मुहर पे, उस जो हमारे स्वीकृति थी उस पर मुहर लगाकर उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। यानी दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और उस आंदोलन के कुछ प्रस्ताव रखे गए, जैसे उपाधियां वापस कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, स्कूल कॉलेज सरकारी कोर्ट जो भी थे वो सबका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, लोग वहां पर जाने बंद कर दिए गए। और सबसे बड़ी खास बात कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का बोला कि अगर अंग्रेजी सरकार इस चीज को नहीं मानती है, हमारे प्रस्ताव को ठुकराती है, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और इसीलिए आगे चलकर 1930 में 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जो गांधी इरविन समझौते के साथ उसकी समाप्ति की जाती है। तो महात्मा गांधी ने इन चीजों को प्रस्ताव रखा। जब प्रस्ताव रखा तो आंदोलन शुरू तो हुआ, लेकिन आंदोलन के कुछ अलग अलग धाराएं हो गई, मतलब कि अलग अलग विचार हो गए अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि विभिन्न आकांक्षाएं हो गई, जैसे कि आप और हम लड़ रहे हैं स्वराज के लिए। अब हर किसी को ये स्वराज का अर्थ नहीं पता था, हर किसी को स्वराज का अर्थ नहीं पता था। जिसको जो दुख आ रहा था वो समझ रहा था कि ये दुख मेरे लिए खत्म हो जाएंगे, मेरे कष्ट सारे हट जाएंगे, मेरी जो परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। जो अलग अलग विभिन्न वर्ग के लोग थे, विभिन्न वर्ण के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग जो थे, वो जो शामिल थे वहां पे, उन वर्गों ने देखा कि ये हमारे वर्ग के लिए फायदा है, दूसरे के वर्ग से मतलब नहीं है। तो स्वराज जो शब्द था वो भिन्न भिन्न हो गया हर किसी के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वर्ण है, एक वर्ग है, एक समुदाय है जो वहां पे भाग लिया था, वो अपने समुदाय के लिए लड़ रहा था। जो दूसरा समुदाय है वो अपने समुदाय के लिए लड़ रहा था। तो इस तरीके से धाराएं हो गई, अंदर जो विचारधाराएं हो गई वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई। फिर स्वराज का भिन्न अर्थ निकालने लगे। उनको लगा कि स्वराज जो है हमारे अलग अलग कष्टों को निपटारा कर देंगे। लेकिन जो अर्थ लोगों ने समझा कि स्वराज का अर्थ क्या है, तो उन्होंने समझा कि ऐसा युग जिससे सारे कष्ट और मुसीबत हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी स्वराज को उन्होंने देखा कि स्वराज शब्द का अर्थ ऐसा है कि जो हमारी सारे मुसीबतों और कष्टों क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, दूर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि लोगों की विचारधारा अलग थी। फिर से वही बात 1857 की क्रांति, जिससे लोगों ने एक उद्देश्य के साथ पूरा नहीं किया, एक उद्देश्य के साथ पूरा नहीं किया। अगर यहां भी एक उद्देश्य होता तो लोग आज उसी समय सफल हो जाते। लेकिन लोगों का जो मुद्दा था, लोगों की जो विचारधाराएं थी वो क्या थी, अलग अलग है। कोई नेतृत्व करता थे, लेकिन उन्होंने लोगों को पहले से ही कोई चीज का आदेश नहीं दिया था कि ये हमारी मांग है। उनको लगा कि हमें स्कूल बंद करना है, बंद कर दिया, कॉलेज बंद करना है, बंद कर दिया, आपको सरकारी दफ्तर जाना है, नहीं जाना, आपकी उपाधियां वापस कर दो। लेकिन उद्देश्य क्या था वो उनको बताया, स्वराज की। लेकिन लोगों ने स्वराज का अर्थ को अलग अलग भिन्न मात्रा भिन्न समझ लिया, जिससे क्या हुआ कि लोग यहां पर असफल की ओर भगने शुरू हो गए। और आपको पता है गांव के लोग, गांव और शहरों में फर्क होता है, गांव और शहरों में फर्क होता है। तो उसी समय शहरों में आंदोलन क्या हुआ, धीमा पड़ गया। शहरों में आंदोलन क्या हुआ। अब बताइए, शहरों में रहेंगे, शहरों में रहने के लिए खर्चा चाहिए, खर्च तो होना चाहिए। अब जो सरकारी दफ्तर के वकील थे, क्या वो ज्यादा दिन रह पाएंगे बिना पैसों के, नहीं। तो सरकारी दफ्तर में सरकारी वकील अपने ऑफिस जाने लगे। जो प्राइवेट स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे थे, क्या वो घर पे रहेंगे, नहीं, उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्या बिना कपड़े कोई रह सकता है, नहीं। यानी चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। अब भारत के जो कपड़े थे और विदेशी कपड़े थे जो भारत में बिक रहे थे वो महंगे हो रहे थे, लेकिन बिना कपड़े को कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए लोगों ने कपड़े का जो बहिष्कार था वो भी खत्म कर दिया शहर के लोगों ने। तो शहरों में ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये धीमा पड़ गया, असहयोग आंदोलन क्या हुआ, धीमा पड़ गया। और जैसे ही एक असहयोग आंदोलन के लिए लोग अपनी मांगों के लिए गोरखपुर में, एक यूपी के अंदर एक गोरखपुर जगह है, गोरखपुर में एक चौरा चौरी घटना है, जहां से लोगों ने एक शांतिपूर्वक
एक मार्च निकाल रहे थे बाजार से, गौरी बाजार से। क्या निकाल रहे थे? वहाँ पे एक गौरी बाजार है जो खाद्य की यानी खाने की जो सामान है उसकी बिक्री को बढ़ा रखा था, और शराब की बंदी के लिए, दो चीज़ों के लिए आंदोलन कर रहे थे। और उस आंदोलन को करते समय ये बात हुआ कि आप इन चीज़ों को शांतिपूर्वक करेंगे, इस चीज़ों को आप क्या करेंगे? शांतिपूर्वक करेंगे। तो उन्होंने मार्केट में 2 फरवरी की बात है ये, शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? मार्च निकाल रहे थे मार्केट से। ऐसे ही मार्च निकालते निकालते 4 फरवरी को पुलिस वाले थे, गोपेश्वर नाथ थे पुलिस वाले, उन्होंने आदेश दिया अपने पुलिस वालों को कि आपको हवा में फायरिंग करनी है डराने के लिए, ताकि लोग यहाँ से डरकर भागे। लेकिन उनका ये जो फायरिंग था वो इतना हिंसक हो जाएगा उनको भी नहीं पता, और जैसे उन्होंने फायरिंग की लोगों में अफरा तफरी मच गई, और उन्होंने जन आक्रोश में आकर पुलिस थाने में ही क्या कर दिया? आग लगा दी। इसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए, वो निकल नहीं पाए बाहर और वहीं पर जलकर मर गए। जब वो घटना को विस्तार पूर्वक आगे पता चला, क्योंकि देखो पहले तो अखबार के माध्यम से पता चलता था, या कोई आदमी आता जाता तब पता चलता था। रूम में है तो वहाँ पर जब चीज़ें पता चली तो महात्मा गांधी ने उसको वापस लेने का फैसला किया कि अब असहयोग आंदोलन हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। जब वापस लेने का जब प्रस्ताव रख दिया और वापस ले लिया, तो कुछ कांग्रेसी अब महात्मा गांधी के विरोध में खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो उस आंदोलन में जिसको फांस, जैसे मान लो पुलिस वाले कहीं ना कहीं जो आग लगा उनको पकड़ेंगे, तो उनकी अधिवक्ता वकील जो वकालत किया, उन्होंने किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनका वकालत किया, और वकालत करने के बाद उन लोगों को वहां से बचा दिया। कुछ 151 निर्दोष लोगों को उन्होंने बचाया था, कुल 151 निर्दोष लोगों को उन्होंने बचाया था। और जब ये खत्म होता है, जब असहयोग आंदोलन क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है, तो उसके बाद अब हमारा रास्ता आ जाता है सविनय अवज्ञा की ओर, कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मूवमेंट करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर जब मूवमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेसी के नेताओं में ही आपसी मतभेद हो जाता है। जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ऊपर से कांग्रेस जो नेताओं का विरोध कर ही रहे थे, वो नेता जो कांग्रेसी नेता हैं महात्मा गांधी का विरोध कर ही रहे थे। विरोध करते करते आपस में कांग्रेस में ही मतभेद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेज अब ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय एक पार्टी थी, और जब सरकार प्रांतीय सरकार बन चुकी थी। प्रांतीय सरकार का मतलब है 1919 के एक्ट के अंदर कुछ प्रांतीय सरकार बना दी गई थी। तो उनको लगा कि अब सरकार बनाने के लिए हमें भी क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब एक पार्टी का गठन किया जाए, जिससे क्या होगा कि हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। अगर मंथ पूछेगा तो जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की, मतलब उसको बनाया, स्वराज पार्टी को स्थापना की। और स्वराज पार्टी जब स्थापना होती है तो वो स्वराज की ओर अपना अग्रसर हो जाते हैं। इन चीज़ों की चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आता है साइमन कमीशन, क्योंकि सविनय अवज्ञा की ओर हम कैसे बढ़े, तो उसमें साइमन कमीशन का भी रोल है। साइमन कमीशन बना कब था? पेपर में बहुत कंफ्यूजन करता है। साइमन कमीशन बना कब? 1927। भारत कब आया? 28 में। ये ध्यान रखना सवाल। बना कब? लिखो ये बात, वहां लिख लो कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। और साइमन कमीशन भारत आया कब? 1928 में। जब हम साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने लोग थे वहाँ पे शामिल, वहाँ पे साइमन का क्या रोल था, साइमन कौन थे, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे हम जब आगे आंदोलन पढ़ेंगे। तो
27 में, और भारत कब आया था? 1928 में। ये 2 ईयर ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं साइमन कमीशन 1928 और गलत हो जाता है। कोई 1927 पढ़ता है, गलत हो जाता है। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था कि जो हमारे पहले के कुछ काम थे उनको सुझाव के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने भारत में साइमन कमीशन भेजा था। ओके, लेकिन भारत में इसका जमकर विरोध हुआ, जिसमें क्या हुआ, किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हम आगे चीज़ें और पढ़ेंगे, डिस्कस से विस्तार से पढ़ेंगे उन चीज़ों को। और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज के संकल्प को माना गया कि हम पूर्ण स्वराज के चीज़ों को मानते हैं। संकल्प ले लिया गया कि हम पूर्ण स्वराज मानेंगे। और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अरे अधिवेशन तो 1929 में है ना, दिसंबर 1929। ध्यान रखना, अगर अधिवेशन की बात करता है तो अधिवेशन हमेशा 12 दिसंबर या 22 दिसंबर को कांग्रेस का अधिवेशन मोस्टली हुआ करता था। 12 दिसंबर और 22 दिसंबर, ये ध्यान रखना। अधिवेशन का अगर डेट आए दिसंबर में ही, अगर मंथ आए तो मोस्टली याद रखना दिसंबर, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन मोस्टली जनवरी फरवरी में नहीं होते थे। कहाँ होते थे? साल के अंत महीने में, कि पूरे साल में ये क्या करना, हमने क्या किया और आगे क्या करना है, तो उन्होंने दिसंबर का महीना चुना था। तो इस बात का हमने देखा कि किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मूवमेंट करेंगे। फिर महात्मा गांधी दांडी मार्च, साबरमती से दांडी की तरफ मूवमेंट करेंगे। 12 मार्च को चलेंगे और 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचकर दांडी नमक के कानून को तोड़ते हैं और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करते हैं। फिर गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी इरविन समझौते के साथ महात्मा गांधी ने इरविन के साथ अपनी 11 मांगे रखी और उस 11 मांगों को रखने के बाद, ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे फिर डिटेल में। 11 मांगे रखने के बाद गांधी इरविन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो समाप्ति है वो हो जाती है। और पूना पैक्ट फिर होता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसी में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। फिर आता है क्या? कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, उसके हिसाब से 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। और ये हमारे राष्ट्रवाद के जो जन्म उदय है, इन चीज़ों का होता है और हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो जाता है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद में कुछ आंदोलन हुए। ठीक है, अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे सारे, कौन से अधिवेशन में क्या हुआ। जैसे लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज, है ना। किस अधिवेशन में गरम दल नरम दल अलग हुए थे, फिर वापस कब जुड़े। ठीक है, महात्मा गांधी ने बेलगांव का अधिवेशन कहाँ किया था, किस वर्ष किया था। ठीक है, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष रहे थे। सबसे ज़्यादा बार कौन रहा था अध्यक्ष, कौन प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, इस तरीके से प्रथम महिला कौन थी, दूसरी महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। प्रथम अंग्रेज कौन था। तो जितने भी अधिवेशन है, सभी अधिवेशन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम चीज़ों को पढ़ेंगे। कांग्रेस के ऊपर अलग से एक टॉपिक है, तो इन चीज़ों को हमने देखा।